हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो और वेलिंगटन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड डनडिन में। तो ये 2023 का पहला फोर्थ ट्रॉफी का मैच है इस सीज़न का। दिसंबर की शुरुआत में ही फोर्थ ट्रॉफी में ब्रेक लग गया था, उसके बाद सुपर्स मैच लगातार चले, जो भी ठीक ठाक ही चल रहा है हमारे लिए। तो अभी आज एक मैच है फोर्थ ट्रॉफी का, उसके बाद 2 दिन एक गैप, उसके बाद 13 तारीख से फिर से सुपर्स मैच वापस आएगा। बीच में एक मैच डाल दिया है, पता नहीं काय को, लेकिन जो भी है अभी है तो वो कवर करना पड़ेगा। सुपर स्मैश में जो जो चीज़ें आपने देखी हैं दोनों टीमों के बारे में, क्या है वो, कौन कौन से प्लेयर्स चले हैं नहीं चले हैं, वो तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा। लेकिन ये फॉर्मेट अलग है, ठीक है। कुछ प्लेयर्स के रोल ही कम्प्लीटली बदल जाने वाले हैं इस फॉर्मेट में, आपको देखने मिलेगा। तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। वैसे भी ओटागो की टीम सुपर स्मैश में वीक ही थी, और अभी तो 4 प्लेयर्स, एक झटके में 4 प्लेयर्स उनकी तरफ से नहीं खेलने वाले हैं। तो वो भी इनकी तरफ से बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाली है आगे जाके। और जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे थोड़े बहुत, वो प्लेयर्स भी मोस्टली अवेलेबल नहीं होंगे इंजरी के चलते या किसी ना किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। दूसरी तरफ से वेलिंगटन की तरफ से भी एक आध प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, लेकिन उनकी टीम में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेके वो खेल रहे थे वही रहेंगे लगभग लगभग। लेकिन ओटागो की तरफ से प्रॉब्लम जो है बढ़ने वाली है इस मैच में भी। अभी तक क्या सीन चल रहा है दोनों टीमों का बता दूं। दोनों ही टीमों की बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है, पहले तो ये समझ लो। बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर हुई है दोनों ही टीमों का। ओटागो ने 2 मैच जो है जीते हैं, वो दोनों ही मैच में उनकी बॉलिंग की वजह से वो जीते हैं, बैटिंग में कुछ खास उन्होंने करा नहीं था। और वेलिंगटन का भी वही सीन है। एक मैच में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करा था, जब फिन एलन वहाँ पे खेल रहे थे, ब्लंडल वगैरह खेल रहे थे, कॉनवे खेल रहे थे, तो वो तो कोई अवेलेबल नहीं है। तो वो जब खेल रहे थे तब जाके कुछ बात बना भी था एक मैच में, लेकिन वहाँ पे भी वो मैच हार गए थे, काफ़ी रन कंसीड किए थे उनके बॉलरों ने। बाकी मोस्टली उनकी बॉलिंग ठीक ठाक ही हुई है, उनका भी हुआ, बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, बॉलिंग अच्छा हुआ, ठीक है। बीच में तो तब भी फिर चलो एलन वगैरह अवेलेबल भी थे, तब भी उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है। और ओटाको की तरफ से तो वैसे भी कोई इंटरनेशनल टीम में खेलता नहीं है, और जो प्लेयर्स अवेलेबल थे वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो चीज़ें और भी ख़राब हुई हैं ओटाको की तरफ से, ये हम देख सकते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया आप ये लगा लो कि दोनों टीमों की बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर हुई है बैटिंग से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओटाको की तरफ से जो बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे उनमें से भी कोई खेलने वाला है नहीं, ठीक है। वेलिंगटन की तरफ से उनके बैटिंग ऑप्शंस कम से कम जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे वही भी अवेलेबल हैं, और बॉलिंग भी अवेलेबल है। तो ऑन पेपर जो है वेलिंगटन काफ़ी मतलब इंटैक्ट रही है देन ओटागो, ये हम कह सकते हैं। बाकी देखते हैं, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मैच की एनालिसिस। यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है, वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में वेलिंगटन यहाँ पर 3-2 से आगे होती दिख जाएगी आपको। तो ये फिक्चर थोड़ा बहुत कम्पिटेटिव तो रहा है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैच तो क्या हुआ है। तो ये पहला मैच है 2019 का, जो कि लिंकन में हुआ था। ओटागो ने बनाया था यहाँ पर 262, डिसेंट स्कोर है, इतना से कोई कम स्कोर भी नहीं था ये। 5 विकेट के नुकसान पर रदरफोर्ड दिख जाते कुछ स्टार्ट लेते हुए, ऐसा कोई खास नहीं। बाकी रविंद्र के 1 विकेट, और न्यूटन जो ये दोनों करंट स्कोर में अवेलेबल है, बेनेट तो नहीं खेलते हैं। विलिंगटन चेस नहीं कर पाई और सिर्फ 2 रन से पीछे रहेगा, कॉनवे अवेलेबल नहीं है। नेथन स्मिथ अभी दूसरी टीम के होकर खेलते हैं, मतलब विलिंगटन के होकर खेलते थे, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। डफी रिपन कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो विलिंगटन के इस इनिंग्स में से कोई नहीं था। बाकी ऊपर से बताने लायक रदरफोर्ड और न्यूटन जो करंट स्कोर में अवेलेबल हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। अगला मैच जो वेलिंगटन में हुआ, वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करा और विशाल स्कोर खड़ा किया। एक नाम आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। एलन, भूला, ब्रेसवेल, कॉल्सन कोई अवेलेबल नहीं है। ट्रॉय जॉनसन, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देखना, 58 यहाँ पे, वैन के 33। माइकल रे ये भी अवेलेबल नहीं है, तो 1 विकेट उन्होंने निकाला था। और यहाँ पर ओटागो ने चेस कर लिया रदरफोर्ड के, यहाँ पे भी कोई स्कोर से रिपन अवेलेबल नहीं है, ब्रेसवेल अवेलेबल नहीं है, वैन और यंग हस्बैंड। तो ऊपर से ट्रॉय जॉनसन, वैन बीक, रदरफोर्ड, ये मेजर परफॉर्मर्स आपको यहाँ से देखने मिले। इसके पहले वाले में भी रदरफोर्ड के रन से, यहाँ भी रदरफोर्ड के रन है, लेकिन रदरफोर्ड का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन बड़े प्लेयर हैं ऑफकोर्स, तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। अगले मैच पर आ जाते हैं। फिर से वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी, फिर से विशाल स्कोर खड़ा किया। एलन, ब्लंडेल, ब्रेसवेल कोई अवेलेबल नहीं है। गिब्सन है, ये भी मेरे ख्याल से नहीं खेलने वाले हैं। बाकी रिपन, माइकल रे कोई अवेलेबल नहीं है। रिपन लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई भी इस इनिंग्स में अवेलेबल नहीं है। लेकिन बताने लायक बात यह है कि विल्टन ने यहाँ पर 400 रन भी बना दिए थे, ठीक है। ओटागो चेज तो नहीं कर पाई। केली जो आपको दूसरे टीम के होकर खेलते हुए दिखेंगे अभी, ठीक है, ये ओटागो के होकर 2 या 3 सीजन तक खेले थे। बाकी रिपन, किचन, डेल फिलिप्स अवेलेबल हैं। वैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि चेसिंग में कभी कभार अभी आपको इनका नाम देखने को मिल जाता है। नितिन स्मिथ नहीं खेल रहे हैं। माइकल रे के परफॉर्मेंस है, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। वैन वीक रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे जो दोनों टीम्स के मिलाकर
जो हमें करंट सिस्टम में या करंट स्क्वाड में देखने नहीं मिल रहे हैं। लेकिन तीनों मैच में जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, पहले मैच फिर ओटागो जो जीती थी 2 रन से, ठीक है, वो मैच भी मोर देन एवरेज टोटल तो बना 260 प्लस। उसके बाद लगातार दोनों मैच वेलिंगटन जीती है, वहाँ पे तो विशाल विशाल स्कोर बन गए। चलो वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो शायद चीज़ अलग भी हो सकती है, लेकिन वो बने हैं। चौथा मैच ये भी वेलिंगटन में हुआ। इस बार वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी, रन थोड़ा सा कम बन गए यहाँ पर कंपैरिजन में 255। ये सारे आपको दिख जाते हैं नेथन स्मिथ को छोड़ के। ट्रॉय जॉनसन वापस से यहाँ पर स्कोर है। ट्रॉय जॉनसन नोटिस करो, यहाँ पे 73 था, यहाँ पे रन नहीं था, यहाँ पे 58, और पहले वाले मैच में वो खेले नहीं तो 3 में से 2 बार उनका स्कोर अभी तक चल रहा है। बाकी जॉर्जेसन ने लास्ट मैच में 9 ओवर की बॉलिंग भी कराई थी, ओपनिंग भी करे थे वो, तो ये देखने लायक प्लेयर बन जाते हैं। बाकी इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। गिब्सन का 1 विकेट, ओटा को चेज नहीं कर पाई, 242 पर वो निपट गए। यंग हस्बैंड ने लीड करा। बाकी वैन बीक तो कंसिस्टेंट है ही, सीयर्स, भूला, जेमी गिब्सन कोई भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ, वेलिंगटन ने वापस से पहले बैटिंग करी, वापस से ट्रॉय जॉनसन ने स्कोर बनाया। ब्रांडेल ब्रेसवेल नहीं है, लेकिन रविंद्र के स्कोर आपको दिख जाते हैं। डफी, बेकन कोई नहीं है। ओटा को वापस से निपट गई 238 पर। मैक्स काउ के कुछ स्कोर्स हैं, और बॉलरों में से यहाँ पे फिर से वैन बीक कंसिस्टेंटली कुछ निकाल रहे हैं। नेथन स्मिथ, ब्रेसवेल नहीं है। न्यूटन के 2 विकेट्स। तो कितने सारे प्लेयर्स जो है यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन जो नाम है उनमें से कुछ आपने नोटिस करे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड 2 मैच में नाम आया, एक में 100, एक में 30, बाकी नाम कोई नहीं है। ट्रॉय जॉनसन एक नोटिस करने वाले नाम हमें दिख रहे हैं। 4 मैच जो वो खेले हैं उनमें से 3 बार उनका नाम आया है, और 3 बार 50 प्लस का स्कोर है, और दो बड़े बड़े 50 हैं, 80-70 के स्कोर्स हैं। रविंद्रा का नाम आ चुका है, वैन बीक का तो है ही, वो तो ऑटोमेटिक पिक बन जाते हैं। यंग हस्बैंड वगैरह के भी नाम आ चुके हैं जिन्होंने कुछ परफॉर्म करा है। ओली न्यूटन का भी नाम आ चुका है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि ओटागो की तरफ से जो बॉलर्स है, एक तो उनकी बॉलिंग अच्छी हुई नहीं, पहली बात तो वो, ठीक है। देखो यहाँ पे 333 रन कंसीड किया 9 विकेट के नुकसान पर। जो बॉलर्स थे, डफी, रिपन वो नहीं है, डफी, बेकन वो नहीं है। उसके पहले वाले मैच में 255 थोड़ा कम, वहाँ भी मेजर बॉलर जो थे, डफी, रिपन, वो भी अवेलेबल नहीं है। उसके पहले वाले मैच में 400 रन कंसीड किया, तो बॉलिंग की तो बात छोड़ ही दो, रिपन, रे अवेलेबल नहीं है। उसके पहले वाले मैच पर भी उन्होंने कंसीड किया 340, माइकल रे अवेलेबल नहीं है। बाकी भी वही बॉलर रहे होंगे, उनकी तो मतलब कोई बनता ही नहीं है ना, 340 रन कंसीड कर रहे हो, क्या ही मतलब बनता है उसका। और आखिरी मैच पर यहाँ पर 260 था, यहाँ पे भी डफी, रिपन, नेथन स्मिथ, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ओटागो के एक तो बॉलर्स अच्छे करे नहीं, और जिन्होंने करा वो भी अभी नहीं खेलने वाले हैं, तो काफ़ी बुरी हालत में दिख रही है मुझे ओटागो की बॉलिंग तो अभी के लिए, ठीक है। वेलिंगटन की तरफ से हमने ओली न्यूटन, वैन बीक, यंग हस्बैंड, ये 3 नाम देख रखे हैं, बाकी तो चलो मोस्टली अवेलेबल नहीं है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो ओटागो की तरफ से रदरफोर्ड आपको दिख जाते हैं, 56-57 के आसपास औसत है उनका। माइकल रिपन, लेकिन रदरफोर्ड का पता ही है आपको कि मैं 2 बातें कहता हूँ, एक बातें कहता हूँ हमेशा, और इस सीज़न में एक और बात जुड़ चुकी है इनके साथ, कि एक तो कंसिस्टेंट नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी चीज़, कुछ मैचेस में आपको दिख जाए कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने पेल दिया, और कई कई बार रिकॉर्ड होता है वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात ये कि उनका फॉर्म बहुत ही बुरा चल रहा है अभी तक। मेरे ख्याल से हर टूर्नामेंट में एक एक करके मैच उन्होंने खेल रखा है, जहाँ पर कुछ बताने लायक स्कोर्स हैं उनके। बॉलिंग पे दोनों टीम की तरफ से कोई बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम आएंगे ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए। हेड टू हेड की चीज़ें तो ये रही, कुछ नाम अपने नोटिस करे हैं, इससे ज़्यादा तो आप उम्मीद नहीं रखेंगे। देखते हैं आगे टीम हम कैसा बना पाते हैं। तो ये पहला मैच है 2020 का है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बना ओटागो के बीच में हुआ। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया 323 रन 9 विकेट के नुकसान पर। जो बॉलर से देखो, नेथन स्मिथ नहीं है, दूसरी टीम के ऊपर खेलते हैं, छोड़ देते हैं इनकी बात। किचन भी नहीं है। बाकी बेकन इनकी इस ग्राउंड पे अच्छा करते थे, ऊपर भी आपने इनका नाम देखा होगा, जो अगर आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे ये 3 नाम थे, ये मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ये खेल नहीं रहे। बेकन के 2 विकेट से, डफी का 1 विकेट, लेकिन बात वही है कि 323 रन कंसीड किए। ओटागो ने चेज नहीं किया, बैटिंग में भी वही नाम, रिपन, कोई मामला यहाँ पर हुआ नहीं, और ओटागो काफ़ी पीछे रह गई, और 40 रन से वो मैच हार गए। पेसर्स का ही अपर हैंड है, पहले इनिंग्स पे भी दूसरे इनिंग्स पे भी। एक खाली स्पिनर थे, मतलब रिपन लेग स्पिनर है, उनको भी आज छोड़ दो। बाकी एक फिंगर स्पिनर थे, अनाडो किशन, जो यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट निकालते थे, लेकिन बाकी आपको उतना ज़्यादा स्पिनर्स यहाँ पर दिखेगा नहीं, ठीक है। पेसर्स का ही आपको रोल देखने मिलेगा। अगला मैच देखो, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट ही हुआ। यहाँ पर रन थोड़ा सा कम ही बन गया, लेकिन वापस से टीम हार ही गई, 243 रन बेकन थे। बाकी ट्राविस मुलर, जैरेड मैक्के और जॉश फिनी, ये तीनों ही अवेलेबल हैं। जॉश फिनी बीच बीच बॉलिंग करा दें, याद रखना। ओटागो ऑफकोर्स चेस नहीं कर पाई, 177 पर निपट गया। डेल फिलिप्स, मैंने जैसे पहले ही बताया हुआ है कि ये चेस बेहतर करते हैं, इनके जितने ही रन हैं मोस्टली आपको चेस में दिख जाते हैं, तो इनके रन हैं। बाकी मुलर, पेसर्स का अपर हैंड, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से जीत गई। यहाँ पर रन थोड़ा कम भी बन गया, लेकिन फिर भी वो जीत ही गए। अगला मैच कैंटरबरी के बीच में हुआ, कैंटरबरी ओटागो के बीच में। यहाँ पे भी आपको डफी, बेकन और ये मुलर दिख जाते हैं। मुलर अभी देखो, डफी, बेकन नहीं है, तो ये मुलर का नाम कुछ बार आ रहा है। बैटिंग से भी कुछ नाम है, बॉलिंग से भी यहाँ पर 1 विकेट है। ओटागो चेज कर गई इस रन को, जहाँ पे फिर से डेल फिलिप्स और फिनी
दो नाम ऊपर भी दिखे थे, यहाँ पे भी हैं, ये आपको दिख जाते हैं पेसर्स के साथ लेग स्पिनर से कुछ विकेट। पिछले सीजन का जो आखिरी मैच हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में 37 ओवर में 314 रन कंसीड किया था। ये जो बीच में एक दो मैच है ना, यहाँ पे 222 पर निपटा दिया और यहाँ पर 243 पर। इन दोनों मैच के अलावा पहले वाले मैच में भी 300 रन के ऊपर कंसीड किया था 50 ओवर बॉलिंग करके, यहाँ पे 37 ओवर में 314 रन, ठीक है। तो समझ रहे हो आप। बाकी बॉलरों में से आपको बेकन वही है, डफी रिपन, इनके अलावा जैरन मैके ने एक विकेट निकाला हुआ था। ओटा को बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस, 114 पर वो निपट गए थे। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है, 4 मैचेस अभी तक हमने देखे हैं, 4 में से 3 बार ओटागो की बैटिंग निपट चुकी है, 10 विकेट उन्होंने खो दिए और बहुत ही बुरी तरीके से निपट चुकी है। एक मैच वो जीते हैं खाली, वो डेल फिलिप्स और फिनी के बदौलत, बाकी तो बैटिंग बहुत खराब रही है उनकी तरफ से। और यहाँ पर पेसर के साथ स्पिनर के 2-2 विकेट थे, पेसर्स ही मोस्टली यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और इस सीजन में एक मैच हुआ है जहाँ पे भी ओटागो की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, फिर से वही फिनी और मैक्स काउ पेसर्स का अपर हैंड, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने मैच बहुत इजीली जीत लिया, बेकन का एक विकेट था। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत खराब है ओटागो की तरफ से। एक मैच वो जीते हैं आखिरी 5 मैचों में, बैटिंग भी ठीक ठाक हुई थी, बॉलिंग भी अच्छा रहा था, लेकिन बाकी के हर मैच पे ना तो बैटिंग चली ना तो बॉलिंग चला, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है उनकी तरफ से। 37 ओवर में टीम 300 रन कंसीड कर रही है, 50 ओवर में 300 रन कंसीड कर रही है और 10 विकेट तो मतलब खो ही रहे हैं वो, ठीक है। कुछ नाम यहाँ से हमने निकाले हैं जिनमें से आपको मैक्स काउ, चलो कीपर सेक्शन में लगभग लगभग कन्फर्म है कि वही आगे कीपर होने वाले हैं। बाकी जो आपको दिख जाते हैं कि जॉश फिनी, डेल फिलिप्स चेज में, ट्राविस मुलर, जैरेड मैक्के, ये कुछ नाम है जो आपने नोटिस करे होंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो ऐसा प्लेइंग यूनिट आपको देखने मिल सकता है, ग्राउंड से ये चीज़ें हैं, हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस कर ली। प्लेइंग यूनिट में आपको ऐसा प्लेइंग यूनिट देखने मिल सकता है जहाँ पर रविचंद्रन रविंद्रा और ल्यूक जॉर्जसन ओपनिंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि निक केली भी ओपनिंग करे ल्यूक जॉर्जसन के साथ, लेकिन जनरली 50 ओवर में निक केली ओपनिंग करते नहीं हैं। बाकी लाइनअप आने के बाद पता से आपको चल ही जाएगा, तो उसको लोग टेंशन ना लो। उस बाद ट्रॉय जॉनसन है जो कैप्टनसी भी करने वाले हैं। टिम रॉबिन्सन, लोगन वैन बीक, यंग हस्बैंड, लाउशी जॉन्स, ओली न्यूटन, स्नेडन और यान मैकपी, इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रविचंद्रन रविंद्र को आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये वैसे ही परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं। बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि बहुत काम पे आ जाएगी, लेकिन बैटिंग कर लेंगे तो उस हिसाब से। बाकी जॉर्जसन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं, 9 ओवर की बॉलिंग भी कराए थे उन्होंने और अच्छे टच में दिखे हैं जितना उन्होंने बॉलिंग बैटिंग कराई है। बाकी सामने वाली टीम की बॉलिंग तो बहुत ही खराब है, तो उस हिसाब से ट्रॉय जॉनसन बैटिंग फर्स्ट में मस्ट है, बैटिंग सेकंड में देख सकते हो आप, लेकिन फिर मुझे लगता है लेके चल ही सकते हो अगर नंबर 3 पे बैटिंग वो आ रहे हैं तो। निक के लिए अपने पुराने टीम के अगर खेलने वाले वाले हैं, ऐसा कोई बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं रहा है 4 ट्रॉफी में, लेकिन ऑफकोर्स लेने लायक प्लेयर तो है। तो ये टॉप 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटिंग फर्स्ट अगर हो रही है तो डेफिनेटली बैटिंग सेकंड में भी कम से कम तीनों को तो लेकर चल ही सकते हो इन चारों में से। नीचे आएंगे तो वैन बीक मस्ट हैव है, यंग हस्बैंड एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन जाते हैं, ये बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बैटिंग भी तब तक करके आएंगे और बॉलिंग में तो है ही मेन स्पिनर टीम के। उसके बाद ओली न्यूटन, तो ये हो गए हमारे 7 प्लेयर्स। यहाँ से अगर आप एक आध प्लेयर का कोई वो कर पा रहे हो, किसी को छोड़ पा रहे हो, तो यहाँ पे स्नेडन या मैकपिक में से किसी को लेना। स्नेडन मैं ज़्यादा सजेशन दूंगा, स्नेडन क्योंकि काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और हर फॉर्मेट में इनको खेला जा रहा है। मैकपिक को उतना रेगुलरली खिलाया नहीं गया है, ठीक है। अभी अगर टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओटागो को वो निपटा भी दे बहुत कम रन पे, तो कोशिश करना एक्स्ट्रा बॉलर लेकर चलने की। और अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 2 स्ट्राइक बॉलर्स काफ़ी होंगे, न्यूटन और यहाँ से स्नेडन। बाकी आप तो यंग हस्बैंड और वैन बीक के रूप में बॉलिंग ऑलराउंडर्स ले ही रहे हो, ठीक है। तो हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, रविंद्रा होंगे, जॉर्जसन होंगे, ट्रॉय जॉनसन बैटिंग फर्स्ट हो तो मस्ट है, बैटिंग सेकंड में आप इन दोनों में से ऑल्टरनेट कर सकते हो, वैन बीक, यंग हस्बैंड और न्यूटन और स्नेडन दोनों, ठीक है, हो गए। मैकपिक अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर ढूंढ रहे हो, अगर आप कहीं पे ऊपर से किसी को चांस वांस ले रहे हो तो वो आप देख लेना, हालांकि मैं शायद अपने टीम में मौका ना दे पाऊँ, ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है इनका। ओटागो की तरफ से रदरफोर्ड और डेल फिलिप्स ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद डीन फॉक्सट्रोट, ल्यू जॉनसन, जॉश फिनी, मैक्स काउ, जेक गिब्सन, ट्राविस मुलर, जैरेड मैक्के, बेन लॉक्रोस और हेजलडाइन और थॉर्नपार्क्स में से कोई एक खेल सकते हैं। अगर टीम को एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो हेजलडाइन, एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन चाहिए थॉर्नपार्क्स। अभी एक बात सुनो, काफ़ी लोग कैप्टन होने वाले हैं डीन फॉक्सट्रोट, ठीक है। अभी देखो मेरे को पता नहीं है कि उनका क्या सीन चल रहा था सुपर स्मैश शुरू होने से पहले, क्योंकि जब 4 ट्रॉफी बंद हुआ था, मतलब पॉज हुआ था, उस टाइम तक ये ओटागो के होकर कीपिंग कर रहे थे, ठीक है, ये बॉलिंग नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये कीपिंग क्यों कर रहे थे, ये कीपर तो है नहीं, इनके पास ऑलरेडी एक कीपर है मैक्स काउ के रूप में। डेल फिलिप्स जो अभी सुपर स्मैश में कीपिंग कर रहे हैं, उनको भी कीपिंग करवा सकती थी टीम, लेकिन कीपिंग उन्होंने कराया फॉक्सट्रोट से।
पता नहीं क्यों इंजरी था या क्या था, लेकिन अगर इंजरी होगी तो उनको कीपिंग क्यों करवाई जाएगी, तो वो भी एक बात है। तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फोर्थ ट्रॉफी में वो कीपिंग कर रहे थे, बॉलिंग कराई ही नहीं थी उन्होंने। और बॉलिंग की बात तो छोड़ ही दो, बैटिंग से 5 रन उन्होंने खाली बनाए थे, हाईएस्ट स्कोर 3 या 4 मैच या 5 मैच जो भी खेली है ओटागो ने वहाँ पे। तो बहुत ही खराब हालत था उनका, अचानक से ही फोर्थ ट्रॉफी में पता नहीं क्या ही हो गया उनको, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग पे 5 विकेट ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले तक 10 दिन पहले तक भी उतना अच्छा उनका नहीं चल रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स टीम में रखना पड़ेगा, फोर्थ सुपर सेफ जो करके आए हैं, रिकॉर्ड भले ही ना हो, रिकॉर्ड ना होने का रीज़न भी है, 2-3 साल खेले नहीं थे बीच में, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। तो और काफ़ी लोग कैप्टन भी होंगे तो आप रख सकते हो टीम में, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का थोड़ा वो हो जाएगा, पता नहीं है हमें इनका क्या यूज़ होगा। सुपर स्मैश के साथ वो मत सोच लेना, यहाँ पर अलग भी हो सकता है, ठीक है। डेल फिलिप्स चेज अगर कर रहे हैं, और नहीं तो इन दोनों में से किसी एक को ले लेना। फॉक्सट्रोट आपकी टीम में तो रखना पड़ेगा आपको। बाकी ल्यू जॉनसन है, कुछ रन इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ वो खास नहीं है। जॉस फिनी बॉलिंग करा सकते हैं, याद रखना, और इनके थोड़े बहुत नाम हैं ग्राउंड में। नीचे आओगे, मैक्स काउ आपके लिए कीपर में ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कीपर हो जाते हैं। जेक गिब्सन ये एक ऑप्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो रिसेंटली प्लंकेट शील्ड का मैच हुआ था, वहाँ पे जेक गिब्सन ने, जो एक ही मैच हुआ था इस सीजन में, जेक गिब्सन एक लौते प्लेयर थे जिन्होंने दोनों ही इनिंग्स में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी, बॉलिंग से विकेट निकाला हुआ था। लॉन्गर फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में जेक गिब्सन को नहीं कहता उतना कुछ कहने को लिए लेने के लिए, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में जेक गिब्सन इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि ये 7-8 तक बैटिंग भी आ जाते हैं और बॉलिंग भी करा सकते हैं। और स्पेशली क्योंकि इन टीम के पास अभी जो है बॉलिंग में जो डेप्थ है पेस अटैक में, वो काफ़ी कम है। बेकन नहीं है, माइकल रे नहीं है, जेकब डफी नहीं है, रिपन का जो स्पिन अटैक था वो भी नहीं है। तो जेक गिब्सन आपको बॉलिंग कराते हुए भी दिख सकते हैं और डिसेंट ओवर के दिख सकते हैं। बाकी बैटिंग हैंड भी इनका काफ़ी बेहतर है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट बन सकते हैं आपके लिए। कुछ मैं कह रहा हूँ कुछ ही 1 विकेट 15-20 या 20-30 रन, ये ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करके दे सकता है इस मैच में। बाकी बॉलरों में से ट्रैविस मिलर के नाम आपने देखे हैं, थोड़े थोड़े नाम इनके हैं, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, तो वो है। बाकी ये देखो, इनमें से किसी का भी मुझे उतना कुछ नहीं है। जैरन मैके की भी 1 के विकेट है। हेजलडाइन जब वो कैंटरबरी के होकर खेलते थे तब कुछ नाम उनका आया था, अभी तो वो नहीं है। बेन लॉक्रोस वैसे भी और फिंगर स्पिनर है, जो मुझे यहाँ पर कुछ इफेक्टिव होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमारे टीम में एक ही प्लेयर मैं कहूँगा लेके चलने का है, वो है मैक्स काउ, और देख नहीं दो, और फॉक्सट्रोट, क्योंकि सुपर स्मैश के हिसाब से अगर सुपर स्मैश में जो मतलब फोर्थ ट्रॉफी में जो हुआ था स्मैश के कुछ दिन पहले तक, अगर वही चीज़ होती है तो फॉक्सट्रोट अपने लिए वेस्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं, तो लेके तो चलना पड़ेगा। बाकी इन दोनों में से कोई एक, बैट फर्स्ट थोड़ी है रदरफोर्ड, बैट सेकंड थोड़ी है डेल फिलिप्स, और फिनी, ये हमारे लिए कुछ ऑप्शंस हो गए। और यहाँ पर जेक गिब्सन का मैंने बता दिया, इनमें से आप देख सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा प्लेयर ऑफकोर्स लोगे नहीं ओटागो की तरफ से, अनलेस कि वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ओटागो बहुत कम रन पे निपट जाएगी, तो अलग बात है। कैप्टन उसमें चॉइस की बात करें तो रविंद्र और वैन बीक ये लाइक टू लाइक ऑलराउंडर्स हैं, तो इनके साथ लोग जा सकते हैं। उसके बाद जॉर्जसन केली, जॉर्जसन को भी ऑलराउंडर ही कंसीडर करो, लास्ट में बहुत बॉलिंग कराई थी उन्होंने, और निक के लिए आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं। रिस्की में ट्रॉय जॉनसन, न्यूटन और मैकपिक में से कोई एक हो जाते हैं बॉलरों में से, और बैटिंग में से ट्रॉय जॉनसन। ओटागो की तरफ से देखो फॉक्सट्रोट, रदरफोर्ड और ल्यू जॉनसन, यही ऑप्शन है। इनमें से फॉक्सट्रोट और रदरफोर्ड सबकी टीम में होंगे, फॉक्सट्रोट काफ़ी लोग कैप्टन भी होंगे, लेकिन इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक मुझे कोई दिख नहीं रहा इनके टीम से। ले लो टीम में वही है, मैक्स का जैसे हो गए डिफॉल्ट कीपर हो गए, जेक गिब्सन का मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत ऑलराउंडर की तरह यूज हो सकते हैं, जॉश फिनी, डेल फिलिप्स चेज में, ये कुछ नाम है जिनको आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा उम्मीद ना रखो, मुझे तो ऐसा कोई इंडिविजुअल परफॉर्मर दिख नहीं रहा इनकी टीम में जो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर फॉक्सट्रोट। तो ये बेसिक मुझे दिख रहा है अभी के लिए। 7 प्लेयर्स मैं छोड़ना शायद नहीं चाहूँ। अगर ये पहले बैटिंग कर रही है वेलिंगटन की टीम, अगर ऐसा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन आप नोटिस करोगे तो आपको रविंद्रा, जॉर्जसन, ट्रॉय जॉनसन, टॉप 4 में से 3 बैट्समैन हमारे लिए हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। खाली नीक के लिए परसेंटेज प्लेयर है, उनको मैंने रखा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर 4 बॉलर्स हैं, वैन बीक, न्यूटन, यंग हस्बैंड, स्नेडन, और जॉर्जसन भी बॉलिंग करा लेंगे, रविंद्र भी बॉलिंग करा लेंगे। तो ये अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो ये तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन गया। इवन बैटिंग सेकंड में भी ये स्ट्रक्चर काम पे आ सकता है, क्योंकि तब भी हमारे पास सारे बॉलर्स होंगे, बैटिंग ऑप्शन भी होंगे। और बैटिंग में हमारे पास दो जो हम ले सकते हैं ओटागो की तरफ से, डेल फिलिप्स अगर चेज कर रही है टीम, रदरफोर्ड अगर बैट फर्स्ट कर रही है, सेफ रहने के लिए दोनों को भी लेकर चल सकते हो। और तीसरा जो हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो है जॉश फिनी का, और इन दोनों में से कोई एक। और लास्ट प्लेयर जो होंगे वो आप यहाँ पर फॉक्सट्रोट को ही ले सकते हो सेफ रहने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो अगर आप यहाँ से एक्स्ट्रा बैट्समैन लेना चाहते हो वेलिंगटन की तरफ से, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जॉश फिनी को ही शायद जनता हटा रही है, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग कराएंगे, बैटिंग में भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन वो है कि अगर आप परसेंटेज देकर जाना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पर एक बॉलर को समझ लो हटा लिया मैंने, सिर्फ स्नेडन की हटा लिया। स्नेडन अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप चांस ले सकते हो, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इनके जगह पर मैंने केली को रख लिया और एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ पर ऐड कर दिया मुझे, जैसे कि ट्रैविस मूलर हो गए या फिर गिब्सन हो गए। गिब्सन बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है तो एक फ्रंट लाइन बॉलर हो गया। डेल फिलिप्स की जगह पे अगर आप फिनी लेते हो तो 3 पॉसिबल बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। फॉक्सक्रोफ्ट का मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि इनको क्यों टीम ने उस तरीके से यूज़ करा था फोर्थ ट्रॉफी में, और अचानक से क्या हो गया उनको कि सुपर स्मैश में इतना ही बढ़िया यूज़ कर, उन्होंने परफॉर्म भी करा। तो इनका मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी लोग कैप्टन बनाएंगे तो हम स्मॉल लीग में रख रहे हैं। बड़ी लीग खेल रहे हो तो कोशिश करना ऑल्टरनेट करके चलने की, फॉक्सक्रोफ्ट की जगह पे या फॉक्सक्रोफ्ट के साथ फिनी को, ट्रैविस मूलर को, जैरन मैके को, इनको ऑल्टरनेट करके ट्राई करना है बड़ी लीग में। ठीक है, कैप्टन ऑप्शन चॉइस की बात करें तो अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है वेलिंगटन की टीम, तो रविंद्र आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं बैटिंग से, और क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग भी हल्की हुई है, ये खुद बॉलिंग करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए ट्रॉय जॉनसन के साथ जा सकते हो आप, या फिर जॉर्जेसन भी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं कैप्टनसी के लिए। पोटेंशियल तो दिखाया ही है, अभी अभी आज के मैच में इनके पास मौका भी है कि उस पोटेंशियल को बहुत बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट भी कर लें। ठीक है, और अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है वेलिंगटन की तरफ से, तो जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं जैसे कि न्यूटन, स्नेडन या वैन बीक, इनमें से आप दे सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ओटागो यहाँ पर बहुत कम रन पर निपट जाए, अनलेस अनलेस कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि रदरफोर्ड हो गए या फिर फॉक्सक्रोफ्ट हो गए, ये कुछ बहुत बड़ा ना कर जाए, तो आपको दिख सकता है कि वो बहुत कम रन पे भी निपट जाए। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।